हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। तो आज हम लोग प्रकाश का परिवर्तन से महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए देखिए, आप कहीं अगर क्लास कर लिए होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्त, ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं भी अगर अभी तक आप कहीं पढ़े होंगे तो नोट करके याद कर ले जाइएगा, आपको काम देगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। आप जो हजामत बनाते हैं तो उस हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप जो हजामत बनाते हैं तो उसमें हम लोग को अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन से हो जाएगा ए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आप ध्यान देने वाला बात है, देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नोट पॉइंट में सब लिखते जाइएगा दोस्त। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक यानी कि माइनस। अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। अवतल दर्पण को और हम किस नाम से जानते हैं? तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर लोग नाक, आँख, गला इस सब में प्रयोग में किया जाता है। दांत विशेषज्ञ हो गए, कोई आंख विशेषज्ञ हो गए, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग। और एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में भी जान लीजिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है दोस्त? धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण बोलेंगे तो इसको फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग या उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? तो अपसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पास दृश्य दर्पण में, पास दृश्य दर्पण, पास दृश्य दर्पण या पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए, दर्पण अलग होता है और लेंस अलग होता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण में हम 2-4 पॉइंट आपको बताएं अवतल उत्तल में। और इसके आगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी कार के अग्र दीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो कार के अग्र दीप में जो प्रयोग होता है वो ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में है समतल अथवा उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के ये हो जाएगा, 2 के क्या हो जाएगा? ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या अभी हम बताएं दोस्त कि अवतल दर्पण डॉक्टर लोग कान, नाक, गला, दांत। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए, तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा में है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब मूलतः वास्तविक और समान आकार बने।
ऑप्शन ए में है ध्रुव पर, ऑप्शन बी में है अनंत पर, ऑप्शन सी में है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी में है फोकस पर। तो देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब मूलतः वस्तु को समान आकार का बने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाए, आंसर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे दोस्त? वक्रता केंद्र पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो चौथा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए में है सोटा, बी में है सीधा, सी में है भासी और डी में इनमें से सभी। तो अवतल दर्पण से हम लोग को सभी वस्तु प्राप्त होता है, सोटा, सीधा, भासी, यानी कि ए बी सी तीनों। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए चौथा हो गया। पांचवा नंबर देखा जाए तो पांचवा नंबर है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में समतल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो छोटा प्रतिबिंब ऑप्शन ए में हो जाएगा, उत्तल से छोटा प्राप्त होता है, अवतल से बड़ा प्राप्त होता है। चलिए 5 भी हो गया है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ऑप्शन ए में है कांच, बी में है पानी, सी में है लोहा और डी में है निर्वात। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितना होता है दोस्त? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना होता है प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। 7वां है कि गोलीय दर्पण के फोकसनांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका सही संबंध क्या हो जाएगा? R बराबर 2f। R बराबर क्या होता है? 2f, या इसको हम लिख सकते हैं f बराबर R/2। यही दोनों संबंध होता है दोस्त, R बराबर 2f और f बराबर वक्रता त्रिज्या के आधा। चलिए तो ये 7 हो गया। 8वां नंबर हम लोग देखें जा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा सकता है किसी वस्तु का भासी प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, डी में इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद में देखा जाए 9वां नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण के फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। उत्तल दर्पण है दोस्तों, उत्तल दर्पण है तो बताइए, उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा। और फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या R बराबर आपको दे दिया है 32 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी, तो f बराबर क्या होता है? R/2 होगा। तो 32/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 होगा प्लस में। यही अगर उत्तल के जगह अवतल रहता तो होता माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 के ऑप्शन आपको सी में प्लस दिखाई दे रहा होगा। 9 पर से देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 10 वाला है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की आवश्यकता है। तो इसका हो जाएगा 10 के सी। ए और बी दोनों, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ए और बी सी दोनों हो जाएगा। चलिए 10 तक हो गया था दोस्त। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 11 नंबर में है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है। तो देखिए 11 नंबर के क्या हो जाएगा दोस्त, 11 नंबर के हो जाएगा आर बराबर एफ होगा नहीं, आर बराबर 2f हो जाएगा। बी वाला आपको आंसर सही दिया है, आर बराबर 2f। अगला ये 12 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 12 नंबर में है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। क्या होता है दोस्त, +1। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस अगर 20 होगा तो +20 होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन से ये उत्तल, और अगर -20 रहेगा तो ये हो जाएगा अवतल। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 13 तक हो गया, आगे देखिए। अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 14 नंबर में है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, ऑप्शन ए में ही आपको दिया है। 15 नंबर देखा जाए क्वेश्चन, तो 15 नंबर है कि आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है, तो आंख नाक गला देखने के लिए ऑप्शन से बी हो जाएंगे अवतल दर्पण। कौन दर्पण दोस्त, अवतल दर्पण। इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, 2, यानी कि बी में था दोस्त। अगला 17 नंबर में है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, तो इसका 0 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, 0 डिग्री। चलिए आगे देखिएगा। 18 नंबर में आते हैं, तो 18 नंबर में है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे करती है दोस्त, सीधी रेखा में। 19 नंबर है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन कि तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज होता है पारभाषक, पारभाषक। चलिए एक बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है तो 10 सेंटीमीटर से कम। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 22 हो गया। अगला हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर में है कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। और ये 23 हो गया। 24 नंबर में है कि नए कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे ऋणात्मक ली जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। आगे ये 26 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परिवर्तक सतह बी हो जाएंगे अवतल दर्पण में। 27 नंबर की ओर आते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन से ए हो जाएंगे, बी नहीं दोस्त। देखिए 27 के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 27 हो गया। 28 नंबर आइए। 28 में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि बी हो जाएंगे, और धनात्मक होता है उत्तल दर्पण के।
आइए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान तब बढ़ता है। आवर्धन के मान क्या होगा? बढ़ता है। गोलीय दर्पण पर आवर्धक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारक 30 के क्या हो जाएगा? 30 के हो जाएगा डी। 31 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण के होगा धनात्मक, बी में हो जाएंगे। और अवतल दर्पण के होता है ऋणात्मक। अगला ये तो 32 नंबर में क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्त? अनंत होती है। और ये 33 नंबर क्वेश्चन, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो 20 वाला के बताइए फोकस दूरी। एफ बराबर आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो आर बराबर होता है 2f। तो 2 गुने एफ हो जाएगा 20। तो 20 दूनी क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन से सी हो जाएगा। और ये 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्त? उत्तल लेंस का। चलिए अगला है 35 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा एवं हाशित। आगे आइए 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है तो फोकस से ध्रुव की ओर। ये हो जाएंगे बी नंबर। 37 के बी। 37 नंबर में देखा जाए तो 37 नंबर में है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए फोकस और ध्रुव के बीच। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। 38 के क्या हो जाएगा? 38 के सी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। 38 39 नंबर पे देखिए। तो 39 नंबर में है कि किस दर्पण का उपयोग पास दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण से हम लोग पीछे की ओर देखते हैं। अवतल दर्पण से डॉक्टर लोग नाक, गला, कान, आँख और नाई लोग, ठाकुर लोग भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आइए 40। तो 40 में है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण उपयुक्त होता है? तो देखिए ठाकुर वाला आ जाएगा, अवतल मारिएगा, अवतल हो जाएगा सी में। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। ये हो जाएगा बी अभिसारी। 42 नंबर में आते हैं। तो 42 नंबर में है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान 2 होता है, यानी कि आंसर सी हो जाएंगे। चलिए 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुक्त फोकस के बीच। इसका हो जाएगा डी। अगला देखिए, अगला है 44 में। 44 में पूछता है कि दर्पण का सूत्र है। तो देखिए दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र आप याद रखिएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। या इसको कभी कभी ऐसे करके भी देगा 1/f बराबर 1/u। मान लेते हैं कि 1/u पहले दे दिया तो 1/ दे देगा v। ये पहला से आगे पीछे होते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेंस सूत्र याद रखिएगा। लेंस सूत्र क्या होता है कि 1/f बराबर 1/ पहले यहाँ होगा v और v में से घटेगा 1/u। ये हो जाता है लेंस सूत्र।
तो याद रखेगा ये वाला दोस्त। चलिए 44 हो गया, तो 44 के क्या हो जाएगा, 44 के हो जाएगा, 44 के ये हो जाएगा। 44 पर से 45 हम लोग आते हैं, तो 45 में है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो अवतल दर्पण के ऋणात्मक मानी जाती है और उत्तल दर्पण के प्लस। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्त, ये जानते होंगे। तो इसमें क्वेश्चन यहीं तक था दोस्त। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।